मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं मैं आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूं। कुछ रीजंस थे जिसके कारण मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फर्स्ट क्लास के बाद वीडियो नहीं बना पाया। तो आज फिर से हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड सारे थ्योरीज को मैंने समझा दिया था और मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीनशॉट में मिल जाएंगे इसी वीडियो में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और बाकी एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। हमारे पास कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। 2x - 3 = 9। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने सीखा था 2x = 9 और इस वाले कांस्टेंट टर्म को हम RHS की तरफ ले जाएंगे तो माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास आया 2x = 12। अब x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो वो अगर RHS में जाता है तो डिवीजन के साथ में चेंज हो जाता है। तो इसे हम अगर लोवेस्ट टर्म में चेंज करना चाहें तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारा जो x का वैल्यू आया वो आया है 6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 12y - 30 = 6। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। 12y = 6 + 30 और यहाँ से y = इन दोनों का सम हो जाएगा 36 और ये मल्टीप्लिकेशन 12 राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3, 12 3 जा 36। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग ये सारे मेथड्स को फॉलो कीजिए और इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल उससे। 3/4 x - 1 = x - 3। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x - 1/4 = x - 3। अब ये 4 डिवीजन में है, हम उसे राइट हैंड के साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 4 × x - 3। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही आसान है। 4 जो है राइट हैंड के साइड में जाएगा तो वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ और भी टर्म होते तो उनके साथ भी ये मल्टीप्लाई होता, इसलिए हमने 4 को ब्रैकेट के बाहर रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है जो हमने सीखा था। ये 3 इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 3x - 3 होगा और इधर से 4x - 12 होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लाना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है 3x। 4x को हम अगर इधर लाएंगे तो -4x, उसी तरह -12 और ये 3 उधर जाएगा तो +3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचना है, -x = यहाँ से -9। अब देखिए LHS और RHS दोनों साइड माइनस है तो माइनस साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास आएगा x = 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को सीखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो इससे थोड़ा हटके होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है x - 3/5 - 2 = 2x/5। इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व कर लेना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 5 और 1 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 5। अब जो फ्रैक्शन के रूल से हमने जोड़ घटाव गुना भाग सीखा है उसी रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x - 3 ही आएगा। अब 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। नेक्स्ट, इधर तो कुछ कैलकुलेशन पार्ट है नहीं तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे।
हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है, x माइनस 3 ऑफ माइनस 10 बाई 5 इक्वल टू 2x बाई 5। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन का बेसिक रूल, ये 5 और इधर भी 5, LHS और RHS में अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो तो हम उसे कैंसल कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है। सपोज हमारे पास अगर ऐसा होता 5 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ भी 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो इस पूरे को हम कैंसल कर सकते थे, ठीक है। इस कैलकुलेशन के रूल को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही काम के चीज है ये सब। तो हमारे पास यहाँ पे आया है 5 और यहाँ भी है 5, जिसे हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, x माइनस 13 इक्वल टू 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, x को यही रहने देते हैं, 2x को इधर बुला लेते हैं, तो हमारे पास आ गया LHS में x माइनस 2x। 13 को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो प्लस 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बच रहा माइनस x इक्वल टू 30। तो हम जब भी वैल्यू को निकालेंगे तो LHS या जो भी हमारा वेरिएबल टर्म है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस नेगेटिव x को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा, और RHS में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -13 हो जाएगा, ठीक है। किस तरह हुआ वो आप यहाँ पे देख लीजिए, -x इक्वल टू 13। अब हमें क्या करना था, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट 13 इंटू -1, तो देखिए माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -13। तो ये भी उससे थोड़ा हटके सवाल था जिसमें कुछ नए चीज को आपने सीखा। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल जो है वो है 2m प्लस 5 बाई 3 इक्वल टू 3m माइनस 10। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो इस डिनोमिनेटर को आप RHS के साइड ले जाइए, तो 2m प्लस 5 इक्वल टू, अब RHS में जाएगा, ये डिनोमिनेटर है यानी कि डिवीजन के साथ है, तो हम इसे RHS में मल्टीप्लाई के साथ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, 3 इंटू 3 9m माइनस 30। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कीजिए, 2m माइनस 9m इक्वल टू -30 माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आप अगर इसे घटाते हैं तो हमारे पास आएगा -7m इक्वल टू -35। दो नेगेटिव इंटीजर जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का होता है, ये सब रूल आपको पता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, m इक्वल टू -35 बाई -7। अब देखिए सर माइनस राइट हैंड साइड जाता है तो प्लस होता है, वो कब होता है, जब माइनस ऑपरेशन में हो, यानी कि हमें इस अगर 9m को ले जाना होगा तब वो माइनस प्लस में चेंज होगा। लेकिन यहाँ m के साथ ये 7 जो है -7 वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो इस मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन को हम जब राइट हैंड के साइड ले जाएंगे तो वो डिवीजन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 के टेबल में 5 टाइम्स में आपका 35 आ जाएगा। तो ये आपका m का जो वैल्यू आया वो आया आपका 5, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी। नेक्स्ट कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशानी होती है। इसमें मेन आपको क्या करना है, जो भी वर्ड में लिखा हुआ है उसे आप एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए। अगर वर्ड टू एक्सप्रेशन आप कन्वर्सन सीख गए हैं तो कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर। तो हम लोग पहला एग्जांपल को देखते हैं, क्या हो सकता है। फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम exceeds the other by 18 and their sum is 92। दो नंबर है हमारे पास जिसका सम क्या आना है, 92 आना है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 18। एक नंबर जो है वो दूसरे से 18 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को x मान लीजिए तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, उससे 18 अधिक हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। दो नंबर का सम 92 है, दूसरा नंबर जो होगा वो पहले से 18 अधिक होगा, दोनों में से कोई भी अधिक हो सकता है, हमें पता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 18 प्लस x, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 18 इक्वल टू 92। अब 18 को आप RHS के साइड ले जाकर घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू, यहाँ से घट के क्या आना है, तो आपके पास आएगा 4 और 7 74। ये 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में था, RHS के साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। अब x का क्या वैल्यू आना है, x इक्वल टू 2 3 जा 6 2 7 जा 14 37 आया। ये कौन सा हुआ, ये फर्स्ट नंबर हुआ। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अदर नंबर आपका फर्स्ट से 18 अधिक है, तो फर्स्ट का वैल्यू है 37 प्लस 18, आप इसे जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 55। तो अब देखिए इन दोनों का सम 92 आता है क्या, तो 7 और 5 12, आज में आपके 1 है, 5 और 3 8 और 1 सॉरी 8 और 1 9, तो 92 आ जाएगा। मतलब कि जो दोनों नंबर निकले हैं वो हमारा सही है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आप सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको प्रॉब्लम बहुत ही आसान लगने लगेंगे और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड द अदर्स नंबर। अब देखिए कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, लगातार नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं और उस नंबर को हम एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 1 2 3 4 5, इस तरह से कंसेक्यूटिव लगातार नंबर को हम लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो दूसरा नंबर पहले से कितना अधिक है, 1 अधिक है। उसी तरह दूसरे नंबर से तीसरा वाला कितना अधिक है, 1 अधिक है। लेकिन अगर पहले से कंपैरिजन करेंगे, पहले से ये कितना अधिक है, तो इसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो 2 अधिक हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर को कंपैरिजन करेंगे तो ये 3 अधिक हो रहा है। बात को समझ रहे हो, पहला से दूसरा नंबर 1 अधिक है, पहला से तीसरा नंबर 2 अधिक है, पहला से चौथा नंबर 3 अधिक है, पहला से पांचवा नंबर कितना अधिक हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। यानी कि जिस प्लेस का नंबर है उससे 1 कम अधिक हो रहा है, इस बात को समझिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो सकते हैं, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, आपका फर्स्ट को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे 1 अधिक, तीसरा क्या हो जाएगा, उससे 2 अधिक। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं लगातार नंबर के सीरीज को हम किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर से मैं बताता हूँ, पहला अगर x है तो दूसरा उससे 1 अधिक होगा और तीसरा वाला पहले से 2 अधिक होगा। ठीक है, अब इन तीनों का जो सम है वो 114 है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 114। तो देखिए कितनी आसानी से आपने एक सेंटेंस को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे चेंज किया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, इतना आप अभी तक सीख चुके हैं। तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 114 और यहाँ से 3x इक्वल टू 114 माइनस 3, फिर x इक्वल टू 111/3। अब क्या 111 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी रूल भी आप जानते हैं, यस सर डिविजिबल है कितने बार में, तो 3 2 जा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 37। तो हमारे पास 3 नंबर थे, x का वैल्यू आया 37। नेक्स्ट अगला नंबर क्या हो जाएगा, 37 प्लस 1 38 और उसके बाद वाला नंबर हो जाएगा 39। तो हमारे पास जो 3 नंबर्स आए वो आए, क्या आए बताइए, 37 38 और 39। अब देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा था कि तीनों का सम 114 आना चाहिए, तो क्या ये 114 आ रहा है, आप जोड़कर चेक कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। कोई आदमी है और उसका एक बेटा है। तो क्या बोला जा रहा है कि बेटे के उम्र से 3 गुना पिता का उम्र है। तो बेटे का उम्र कितना है हमें नहीं पता, तो जो भी डाटा हमें नहीं पता होता है उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो अगर बेटा x साल का होगा तो पिता कितने साल का हो जाएगा, 3x, क्योंकि अपने पिता से बेटे से वो 3 गुना है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्या बोला जाता है, 5 इयर्स अगो। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि 5 इयर्स अगो हम क्या समझेंगे। अभी अगर कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का हुआ होगा। तो 5 साल पहले मतलब कि अभी से 5 साल कम, तो बोल सकते हैं कि वो 10 साल का है। और अगर हम बोले कि अभी अगर वो 15 साल का है और 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, अभी से 5 साल बाद यानी कि 5 साल अधिक। तो 15 से 5 अधिक कितना हो जाएगा, वो 20 साल का हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको समझना है कि 5 साल पहले वो आदमी कितने साल का रहा होगा। तो अभी जितना है उसमें से 5 साल कम, और वो बेटा जो है वो कितने साल का रहा होगा, तो उसमें से भी 5 साल कम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे आप ध्यान से समझिए। 5 years ago the man was 4 times as old as his son। मतलब कि 5 साल पहले जो उम्र है उसके बेटे की, उससे वो 4 गुना था। कौन, पिताजी। ठीक है, बेटे की उम्र से 4 गुना कौन है, पिताजी का उम्र। तो ये तो अपने आप में 4 गुना है बेटे का। तो अगर हम बेटे की उम्र को 4 से गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो सकता है। और इक्वल हो गया, दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल हो गए तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इक्वेशन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व कर ले। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए, 4x - 20 = 3x - 5। अब क्या करेंगे, 4x, ये 3 को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस में हो जाएगा, -5 + 20। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है +15 ईयर्स। तो x जो है वो क्या है, बेटे की उम्र है। तो बेटा जो अभी है 15 साल का है, और पिताजी जो है वो 15 × 3 करेंगे तो आपको 45 मिलेगा, 45 ईयर्स का है। तो आपसे वही पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज आपका क्या निकल गया, प्रेजेंट एज, तो जो मैन है या फादर भी आप लिख सकते हैं वो है 15 × 3 = 45 ईयर्स, और जो सन है वो है 15 ईयर्स का। अब देखिए आप पहले कीजिए, 5 साल पहले पिताजी कितने साल के होंगे, 40 ईयर्स, और बेटा कितने साल का होगा, 10 ईयर्स। तो 10 का 4 टाइम्स 40 होता है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन जो था वो सही हो रहा है। क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा वैल्यू आया वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन में, इक्वेशन में पुट करके आप पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। बहुत ही आसान था ये सवाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। The length of a rectangular hall is 5 meter more than its breadth। अब देखिए बहुत ही आसान सवाल है। एक रेक्टेंगल को आप ड्रॉ कीजिए और आपसे बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ जितना भी है उससे 5 मीटर अधिक है, तो ब्रेथ को हम पता नहीं है तो उसे हम x ले लेंगे। ये 5 मीटर उससे अधिक हो जाएगा लेंथ। अब क्या आपसे बोला जा रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द होल इज 74 फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ।
और ये जो पेरीमीटर है वो आपका गिवन है 74 मीटर। तो हमारे पास लेंथ कितना आ रहा है, लेंथ आ रहा है x + 5 और ब्रेथ कितना आ रहा है, वो आ रहा है x। ठीक है, तो हमने पुट किया वैल्यू को और इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर लिया। एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 5 मीटर अधिक है, तो हम लोग ब्रेथ को, चौड़ाई को क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, तो x से 5 मीटर अधिक लेंथ हो जाएगा, हमारा लंबाई हो जाएगा। और इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो 74 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला में हमने वैल्यू को पुट किया लेंथ और ब्रेथ के, और उसे 74 के इक्वल में ले आया। अब इसे हमने अगर सॉल्व कर लिया तो हमारा लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। तो 2 × 2x + 5 = 74। अब क्या आने वाला है, 4x + 10 = 74। और 4x आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप थोड़ा सा सीख चुके हैं, तो एक स्टेप को आप कम भी लिखेंगे तो काम आपका चलेगा। 47 - 10, ये +10 उधर जाके -10 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला 4 RHS में जाके डिवीजन हो जाएगा। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आना है वो क्या आ रहा है, x = 64/4। x का वैल्यू आ गया 16, 16। 4 के टेबल में 16 टाइम्स में कर जाना है। अब क्या आने वाला है हमारे पास, तो ये x जो था वो ब्रेथ था, चौड़ाई था। लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ = आपका आ रहा है x + 5, मतलब 16 मीटर में, और 5 = 21 मीटर। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं कि 21 + 16 को 2 टाइम्स करेंगे तो वो 74 आता है या नहीं आता। ओके, नेक्स्ट सवाल को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे सवाल को मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो थोड़ी लेट से आई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप नेक्स्ट सवाल को देखिए। माया, मधुरा एंड मोहसिना आर फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड हैं। माया, मधुरा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ मधु, और मोहसिना को मैं लिख देता हूँ मोह। आर 3 फ्रेंड्स स्टडिंग इन द सेम क्लास। ठीक है, तीनों दोस्त, तीनों सहेलियाँ एक ही क्लास में हैं। इन ए क्लास टेस्ट इन मैथ्स, माया गोट 16 आउट ऑफ 25, मधुरा गोट 20। मधुरा को जो है 20 मार्क्स मिले हैं, और माया को है 16 मार्क्स मिले हैं। कितने में से, 25 में से। इफ देयर एवरेज स्कोर वाज 19, हाउ मच डिड मोहसिना स्कोर। अब मोह को कितना मार्क्स आया है हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उसे x मान लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या हिंट दिया हुआ है, हमारे पास हिंट दिया हुआ है देयर एवरेज स्कोर वाज 19। तो हम लोग एवरेज स्कोर कैसे निकालेंगे, एवरेज स्कोर निकालने के लिए आपको सारे टर्म को जोड़ना होगा, 16 + 20 + x, और उसे डिवाइड देना होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि 3 लोगों का नंबर है तो 3 से। उम्मीद करता हूँ आप लोग एवरेज निकालना तो जानते ही होंगे। तो ये जो एवरेज है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 19। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से 36 + x = 19 × 3। तो x का जो वैल्यू आना है 19 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 - 36। तो x का वैल्यू आपके पास क्या आना है, 1 और 2, 21। मतलब कि जो मोहसिना थी, जो मोह थी, उसको कितना मार्क्स आया, 21 मार्क्स आया, और इन तीनों में सबसे अधिक मार्क्स लाई है मोहसिना। ओके, नेक्स्ट हमारा आखिरी सवाल है, उसे भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। A number is 2/5 times another number। कोई नंबर है जो बोला जा रहा है
कि किसी दूसरे नंबर का 2/5 टाइम्स है, इफ देयर सम इज 70। तो दो नंबर है, उसी प्रकार के सवाल है जिसका सम जो आना है वो 70 आना है। तो अगर हम किसी एक को x मान ले तो दूसरा क्या होगा, उसका 2/5 टाइम्स, ठीक है, 2/5 प्लस x इक्वल टू 70, दोनों का सम 70 आ रहा। तो इसे आप सॉल्व कीजिए कितना आसानी से, हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। प्लस x इक्वल टू 70, जब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में इसका कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5x बाई 5 इक्वल टू 70, और यहाँ से 7x इक्वल टू 70 इंटू 5। अब देखिए यहाँ आप इसे मल्टीप्लाई करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और फिर हमें डिवाइड करना होगा 7 से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 के टेबल में 70 कट रहा है, ये 7 राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे राइट हैंड साइड अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप काट सकते हैं 10 टाइम्स में। लेकिन कब, ये जब मल्टीप्लाई में है तब कटेगा। ये कैलकुलेशन का मैं बेसिक रूल बता रहा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 7x इक्वल टू 70 प्लस 5 हो या -5 हो, तो आप 7 के टेबल में इसको नहीं काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब काटेंगे, तो ये केवल जब मल्टीप्लाई में होगा तभी कटेगा। इस रूल को आप ध्यान में रखिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं, और नहीं अगर यहाँ पे नहीं काटना सकते हैं तो 7x आप यहाँ पे इस तरह लिख दीजिए, और इसे मल्टीप्लाई ना करके हम थोड़ा सा एडवांस में सोचेंगे, क्योंकि ये 7 तो यहाँ डिवाइड में जाएगा ही, और ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो x का वैल्यू आया हमारे पास 50। तो पहला नंबर जो हुआ वो 50 हुआ, और जो दूसरा नंबर होगा, सेकेंड नंबर, वो हमारा क्या आने वाला है, 2/5 ऑफ x, यानी कि 2/5 ऑफ 50। ये 10 बार में कट गया, और हमारे पास आया 20। तो देखिए 50 और 20 का सम 70 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सवाल को खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद से जितना प्रैक्टिस करके सीखेंगे, वो आप देख के सीखना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, और कन्फ्यूजन होगी इसका मतलब आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस लेट से आने वाले वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर से, और मेरी अब कोशिश रहेगी कि आपको कंटिन्यू फिक्स्ड टाइम पे वीडियो मिलते रहे। तो आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहिए, और आज से आपका क्लास कंटिन्यू चलने वाला है। तो पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।